मूवमेंट निकालने के लिए बच्चे आप क्या कर रहे थे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आ रही हूँ एक बार, ये थोड़ा सा रहे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपकी फोर्स हो गई इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम इस ट्रायंगल से निकालते हैं। उसका रीजन क्या है, अगर आप इधर से निकालोगे ना तो एच इंट्रोड्यूस कैसे होगा ना, हमें तो बेसिकली एच निकालना है। तो हम इस ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री के सामने आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है तो P अपॉन एच आपका हो जाएगा कॉस थीटा ना। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया P, इट विल बी नथिंग बट एच कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, P विल बी H cos थीटा, ओके। तो अगर आपका ये P H cos थीटा है तो अब आप H को भी वैल्यूएट कर सकते हो, है ना। H को कैसे वैल्यूएट कर सकते हो, अब आप इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ सिंपली। ये हमारा थीटा है ना और ये लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए थीटा के सामने आपका हो गया परपेंडिकुलर, तो H अपॉन सी ए मतलब कि L, ये आपका क्या हो गया साइन थीटा। तो H is coming out to be L sin theta and here it is cos theta, okay। H हमारे पास ऑलरेडी है, H हमारे पास है L sin theta, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एस्टिमेट करोगे तो ये अल्टीमेटली आपका एफ एल और डिवाइडेड बाय 2 कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो गया ना। हमें बेसिकली मूवमेंट को मैक्सिमाइज करना है। मूवमेंट मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब हमारा sin 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। sin 2 थीटा मैक्सिमम मतलब 2 थीटा आपका क्या हो जाना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा कितना 45 डिग्री। अब आप लोग देखो, अब हम घर पे राय भी दे सकते हैं कि अगर हम किसी पेड़ को तोड़ना चाहते हैं तो 45 डिग्री के एंगल पे फोर्स अप्लाई करो और किस पॉइंट पे करो। अब हमें ये सी पॉइंट भी पता चल सकता है क्योंकि ये एच देखो ना आपने ऑलरेडी कर रखा है कैलकुलेट। एच कितना है एल साइन थीटा, एल मतलब जितनी तुम्हारे पास रोप है उसकी लेंथ हो गई, साइन थीटा मतलब साइन 45 दैट इज 1/√2, ठीक हो गया। तो साइन 45 हमारा क्या हो गया 1/√2। इसका मतलब है L/√2 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड हाइट, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं और जो कुछ मेन चीजें हैं। आई थिंक एक 10th एग्जाम्पल का मुझे स्टूडेंट्स ने भेज रखा था कि 10th डिस्कस कर लो, है ना। 11th है, चलिए मैं 1 by 1 थोड़ा थोड़ा हिंट दे देती हूँ आगे जितनी भी है नेक्स्ट उनका, इससे आपका मोमेंट्स हो जाएगा, मोमेंट्स हो जाएगा क्लियर सारा। 10th जो है इसमें क्या है देखो, अ यूनिफॉर्म प्लैंक ए पी क्यू बी। अ यूनिफॉर्म प्लैंक मतलब कोई टेबल टाइप चीज रख दी, ए पी क्यू बी, ए पी क्यू बी, ये हमारा कोई प्लैंक है। अ यूनिफॉर्म प्लैंक ए पी क्यू बी 12 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर है इसकी लेंथ। रेस्ट अपॉन 2 सपोर्ट्स पी एंड क्यू। रेस्ट अपॉन 2 सपोर्ट्स पी एंड क्यू का क्या मतलब है, ये सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने का मतलब जितना भी इस रोड का वेट होगा, ऑब्वियसली ये पूरी 12 मीटर है ना, तो सेंटर में मैंने यूनिफॉर्म उसमें फ्रिक्शन में लैडर वाले क्वेश्चन में बताया था ना, अगर हमें बताया हो कि वेट कहाँ डालना है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं बताया तो हम हमेशा मिड में डालते हैं, ठीक है। तो इधर भी ये हो गया तुम्हारा 6 मीटर, इधर भी ये हो गया तुम्हारा 6 मीटर। अब वो कह रहे हैं ना पी और क्यू सपोर्ट्स इसको सपोर्ट कर रही हैं, पी और क्यू, इसका मतलब है जो भी वेट डल रहा है ना उसको इसकी तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस मिलेंगे और ये रिएक्शंस इसको सपोर्ट करेंगे। पर पहले हम बाकी कंडीशंस देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। तो ये प्लैंक है एक और इसका वेट है, कुछ दिया नहीं हुआ है। द प्लैंक इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ टिल्टिंग अप व्हेन ए मैन ऑफ ट्वाइस इट्स वेट स्टैंड्स एट बी। वो कहते हैं ये जो प्लैंक है ना बस ये टिल्ट होने ही वाला है, मतलब टेबल है, टेबल की एक कॉर्नर पे एक बच्चा खड़ा हो जाए, हम उसको कहते हैं ना बेटा नीचे उधर नीचे ना गिर जाना, क्योंकि हम उस पर इतना ज्यादा भार डल जाता है कि हमें लगता है ये टेबल उलट ना जाए, है ना। क्योंकि अब देखो वो भार डला, वो भार टेबल पे हमें एक फोर्स दे रहा है और वो फोर्स जो है वो टेबल को रोटेटिंग इफेक्ट दे रही है, ठीक है, तो वो ट्विल्ट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट्स का रोल प्ले हो रहा है। तो हमें बोला जा रहा है कि अगर बी पे इस
इसका डबल वेट डाल के, मतलब इससे डबल वेट का एक पर्सन खड़ा हो जाएगा, तो ये जस्ट टिल्टिंग अप वाली सिचुएशन में होगा, मतलब वही इट इज ऑन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ध्यान से देखिए, एक तो खुद का वेट इसका, एक यहाँ पर्सन का वेट, तो इन दोनों को P का तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब इसका रिएक्शन तो सपोर्ट नहीं करेगा ना। अगर ये दोनों वेट लग रहे हैं तो यहाँ पे यही रिएक्शन सपोर्ट करेगा इसको। और एक इसमें और कंडीशन दे रखी है, बोला है द प्लैंक इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ टिल्टिंग अप when a man of twice its weight stand at B, also when he stands at middle of AP। अगर ऐसा है तब भी, और या फिर अगर यही सिचुएशन यहाँ हो जाए, मतलब प्लैंक का वेट तो उसके सेंटर में ही रहने वाला है ना, इधर कोई पॉइंट है A, इधर कोई पॉइंट है B, P और Q बीच में सपोर्ट लगाए हुए हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर वही पर्सन 2W वेट वाला A और P के मिड में आ जाए ना, तो भी यही सिचुएशन होगी। अगर पर्सन A और P के मिड में आ गया, मान लेते हैं कोई पॉइंट M यहाँ पे, तो अब इस W और 2W को कौन सपोर्ट करेगा? P पे आपको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा ना, इट विल सपोर्ट इट। अब ये क्या बन गया? पैरेलल फोर्सेस, सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस बन गया ना। तो सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है? दिस अपॉन दिस, है ना, उसमें होता है कि ये दो फोर्सेस जो है इनका रिजल्टेंट ये फोर्स होगा, सच दैट वो जो पॉइंट C होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है तुम लोगों का P इंटू AC इज इक्वल टू Q इंटू BC, इस तरह का कोई रिजल्ट होता है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो सिचुएशंस आ गई हैं, जो भी हमें बोला गया है वो फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिन, पहले तो फाइंड द पोजीशन ऑफ P एंड Q, आपने सिंपली P और Q निकालने हैं। तो P और Q आप कैसे निकाल सकते हो? कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपल मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फाइनली जो भी सिस्टम का रिजल्टेंट है वो क्या होने वाला है? जीरो ना। यहाँ पे आपको सारा कुछ Q सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे सारा कुछ ये पॉइंट P सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ हम मोमेंट्स अबाउट Q ले लेते हैं, यहाँ हम मोमेंट्स अबाउट P ले लेते हैं। जैसे ही आप मोमेंट्स लोगे, देखो इसकी मोमेंट तो जीरो है ना, इसकी मोमेंट क्लॉकवाइज जाएगी ना, पर इसकी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी मोमेंट प्लस इसकी मोमेंट प्लस इसकी मोमेंट जीरो होने वाली है। इसकी मोमेंट तो है ही जीरो, इसकी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब W इंटू जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है GQ, और माइनस ये माइनस का इधर जाएगी, तो क्योंकि क्लॉकवाइज जा रही है ना, क्योंकि अबाउट, माइनस 2W की मोमेंट लिखोगे तो 2W इंटू QB इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा फिर? ये इक्वल हो जाएंगे आपस में, W और W कट गए, हमारा GQ इज इक्वल टू QB आ गया। बस कुछ नहीं है, आगे इसकी कैलकुलेशंस कर लेना। GQ इज इक्वल टू QB आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें पोजीशन निकालनी है ना Q की, 2QB, GQ इज इक्वल टू 2QB आ गया ना। इसको आगे फर्दर कैलकुलेट कर लो, थोड़ा बहुत देखो। ये तुम्हारा GQ जो है वो क्या बन गया? टोटल GB में से GQ माइनस GB क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि GB पता है ना 6 मीटर है ना। तो ये जो QB है ये असल में टोटल GB में से GQ माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा ना, ठीक है। बस इजीली GQ निकल जाएगा, GQ को इधर ले आओ, ये हो गया टोटल 3GQ इज इक्वल टू 2GB। GB का हमें पता है ये आधा 6 है ये, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया? इसको कैलकुलेट कर लो। इट कम्स आउट टू बी हियर 3GQ and minus 2GQ, it is 3GQ, right? हाँ, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप ये मोमेंट निकालने के बाद सेम यही सारा काम P के अबाउट करते हो तो क्या होगा? मोमेंट्स ही निकालनी है ना, पहले आपने निकाली Q के अबाउट, फिर आप निकालोगे P के अबाउट। जब आप P के अबाउट अपनी मोमेंट्स निकालोगे फिर क्या होगा? फिर वही चीज है, R तो P में से पास कर रहा है, R की मोमेंट तो क्या हो जाएगी? जीरो। W की मोमेंट भी निकाल लोगे, 2W की मोमेंट भी निकाल लोगे, देखो क्या हो जाएगी फिर, है ना। W की मोमेंट निकालेंगे तो W क्लॉकवाइज जा रहा है, माइनस का इंटू PG, ठीक है। W की मोमेंट निकाल रहे हैं P के अबाउट। इसी तरह से जब 2W की मोमेंट निकालेंगे, 2W की एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव का आएगा 2W, ठीक है।
और जो आपका डिस्टेंस है वो क्या हो गया mp। अब r तो उसी में से पास कर रहा है, यहाँ पे भी टोटल मूवमेंट क्या हो गई 0। हमारी टोटल मूवमेंट हो गई 0, तो हमें इसको सिंपली कैलकुलेट करना है बस। WPG इज इक्वल टू 2WMP। WW भी आपका कैंसिल हो गया, फिर से वही रिजल्ट बन गया। आगे सिंपल कैलकुलेशन है, कर लेना। PG जो है वो 2MP बन गया ना, ठीक है 2MP, और ये जो M है ना ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। जैसे ही आपके पास PG 2MP आएगा ना, 2MP का मतलब उससे सीधा AP के बराबर हो गया। ओके, AP पता है क्या अपने को, ये 2MP आया ना, 2MP का मतलब ये डायरेक्ट AP के बराबर हो गया, ठीक है। यहां से आप बस कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें P की भी पोजीशन चाहिए ना, तो PG आपका डायरेक्ट AP आ गया, AP PG इज इक्वल्स टू AP, फिर तो ये सीधा ही निकल गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। PG AP के बराबर आ गया, और AG पूरा का पूरा कितना है 6 मीटर, तो फिर PG उसका आधा 3 मीटर नहीं हो गया, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो बस, दैट्स इट, ठीक है। पोजीशन ही तो पूछी थी ना हमें, पोजीशन हमने बता दी कि जो PG है वो 3 मीटर है, इसका मतलब P की पोजीशन क्या है कि वो A और G का मिड पॉइंट हो गया। गॉट इट। चलिए, हमें ना P और Q की पोजीशंस पूछी थी। Q भी आपका आया है 2 मीटर, इसका मतलब Q तो B से 2 मीटर की दूरी पे है। अब ये सब कुछ हो गया, मोमेंट्स निकालने से आप लोगों को P और Q की पोजीशंस का पता चल गया। कैसे पता चल गया, ये निकालने के बाद आपको पता लग गया ना, Q भी आपका आ गया है 2 मीटर और AP आपका आ गया है 3 मीटर। जो आपका ये प्लैंक था इसमें AP QB ऐसे पॉइंट्स थे। अब QB 2 मीटर आ गया ना, तो Q जो है वो B के थोड़ा पास है, ठीक है, और G पॉइंट यहाँ सेंटर में था, बिल्कुल सेंटर में, तो ये टोटल कितना था 6, इधर भी टोटल कितना था 6। जो P पॉइंट आया है वो बिल्कुल सेंटर में आया है A और G के, ठीक है। AP क्योंकि 3 आया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3, ये सब आपको पता चल गया। उसके बाद आपसे शायद कुछ और भी पूछ रखा है इसमें, ऑल्सो डिटरमिन द पॉइंट where the man should stand in order that the pressure on two supports be equal। अब देखो उन्होंने ये भी पूछा है, जो मैन है वो किस तरफ खड़ा हो, मतलब वो किस जगह पे खड़ा हो, so that दोनों P और Q दोनों पे जो प्रेशर आने वाला है वो इक्वल आए। तो हमें अब बताना है कि पर्सन किस जगह पे खड़ा हो। बच्चे, अब इन चीजों में जहां हमें पता नहीं होता ना कि पर्सन कहाँ खड़ा हो या रिजल्टेंट कहाँ से निकल रहा है, जब हमें कुछ नहीं पता, फिर हम सिंपल x मान लेते हैं। हमें पता तो नहीं है कि पर्सन कहाँ खड़ा हो, पर हम सपोज कर लेते हैं कि वो कुछ x यूनिट पे खड़ा है। मान लो A से कुछ x या G से x मान लेते हैं, G मिड पॉइंट है ना, ये देखो AG और GB, ये तो हमें पता ही है, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, और टोटल कितना है 12 मीटर। हम सपोज कर लेते हैं मिड से, मतलब G से किसी दूरी पे मैन खड़ा हो गया से x मीटर की दूरी पे, ठीक है। बट उसने कहा है ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि जो पर्सन है अगर वो इस दूरी पे खड़ा है 2W वेट वाला, तो P और Q को इस बार इक्वल प्रेशर बियर करना पड़ेगा। मतलब Q कितना था, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे था ना Q, ये Q था और ये यहाँ मिड पे था। वो कहते हैं P और Q को इक्वल प्रेशर, मतलब इस बार दोनों का रिएक्शन ही R डैश मान लो, तो आपकी पुरानी सारी सिचुएशंस खत्म हो गई, आपके पास एक नई सिचुएशन ये बन गई, ठीक है। AP QB ऐसी सिचुएशन थी। अब हमसे पूछा है कि पर्सन कहाँ खड़ा हो, तो हमने मान लिया जो पर्सन है वो किसी पॉइंट M पे खड़ा कर दो, और M जो है वो G से x दूरी पे है। तो हमें ये x निकाल के बताना है कि हमें पर्सन को कितनी दूरी पे खड़ा करना है, सो दैट दोनों जो सपोर्ट्स है ना P और Q, उन पे जो रिएक्शन है वो सेम आए, ठीक है। तो हमने ऐसी सिचुएशन मान ली कि रिएक्शन सेम आए, दैट्स इट। अब सबसे पहले तो ये सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस है, सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा R डैश प्लस R डैश, मतलब 2R डैश रिजॉल्विंग, ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस के बराबर होगी ना, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर 2R डैश हो गया और नीचे कितना हो गया 3W। तो इतने से हमें पता लग गया कि ये जो R डैश है ये 3/2W होने वाला है। इज इट ओके? अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फिर वही चीज किसी भी एक पॉइंट के अबाउट सारी मूवमेंट्स, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, जैसे P भी चूज कर सकते हैं, Q भी चूज कर सकते हैं, P चूज कर लेते हैं, ठीक है। P के अबाउट सारी फोर्सेस की मूवमेंट्स का सम इक्वल टू रिजल्टेंट की मूवमेंट। रिजल्टेंट कौन है,
0, क्योंकि हम ही ने तो बोला है कि ऐसा सिस्टम बना दो कि जितना भी वेट नीचे लग रहा है ना उसको P और Q बराबर बराबर सपोर्ट कर दे। तो अब तो सिचुएशन इक्विलिब्रियम में है ना। चलिए, तो P के अबाउट सारी मूवमेंट्स का सम इज इक्वल टू 0। P के अबाउट सारी मूवमेंट्स का सम, इसकी मूवमेंट तो 0 ही हो गई। W की मूवमेंट ये देखो क्लॉकवाइज है ना, तो माइनस का W परपेंडिकुलर डिस्टेंस PG, ऐसे ही माइनस का ही 2W परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM। इज इट ओके? दिस जो है ये वाला और R डैश का प्लस, अब R डैश का मूवमेंट इज इक्वल टू 0 टोटल। R डैश का मूवमेंट देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये पॉजिटिव। R डैश और साथ में क्या आ जाएगा PQ। इज इट ओके? अब हम क्या करते हैं, जो जो चीज हमें पता है वो हम सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। ठीक हो गया? जो जो चीजें हमें पता है सब्स्टिट्यूट करते जाओ। जैसे कि ये आपका पहले तो यही कर लो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू R डैश PQ। माइनस वाली चीजें एक तरफ, प्लस वाली चीज एक तरफ। अब ये आपका हो गया W। PG कितना है? PG आप लोगों ने पीछे निकालना होगा। PG AP का आधा था, हमने कैलकुलेट किया था ना। PG जो है वो AP का आधा था। PQ, ठीक है। अब क्या करना है, ये तुम लोगों ने क्वेश्चन में पीछे कैलकुलेट कर रखी हैं, जितनी भी चीजें कैलकुलेट कर रखी हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां से x की वैल्यू निकाल दो बस। ठीक है, ये सब कैलकुलेशंस करनी है। ये देखो x इंट्रोड्यूस कराना है बीच में। x कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे? ये देखो PG तो सीधा ही आ गया, पर जहां PM लिखा है ना PM, इसको तोड़ लो, PG प्लस GM कर दो। GM यूज हो जाएगा, GM की जगह पे x कर देना बस, आगे कैलकुलेशंस है कर लेना। ठीक है, सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है आई थिंक 11th भी बोला हुआ है टू डिस्कस। हाँ जी, 11th हम देखिए, 11th एग्जाम्पल में क्या है, अ हैवी कैरेज व्हील ऑफ वेट W, कोई बहुत भारा पहिया है, व्हील है, जिसका वेट कितना है खुद का W, सेंटर से नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट, ओके। वेट W एंड रेडियस R इज टू बी ड्रैग्ड ओवर एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल क्या होता है? कोई रुकावट, जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है ना, या कोई स्लैब सी बनी हुई है, एक बहुत बड़ा पहिया है, इसको क्रॉस करवाना है इसके ऊपर से। ऑब्स्टेकल मतलब कोई रुकावट, इस तरह से, ठीक है, इसको इसके ऊपर से क्रॉस करवाना चाहते हैं हम। फाइन, तो हमें बोला गया है हैवी कैरेज व्हील ऑफ वेट W एंड रेडियस R, रेडियस कितना है इसका R, इज टू बी ड्रैग्ड ओवर एन ऑब्स्टेकल। ड्रैग्ड मतलब इसके ऊपर से स्लिप करवाना है, निकालना है बाहर, बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है P, इस फोर्स P की हेल्प से हमने इसको इस रुकावट से पार करवाना है। इसका मतलब ये जो पहिया है ना, ये आगे मूव करना चाहता है बस, दैट्स ऑल। नीचे की तरफ इसको वेट W रोक रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स P इसको आगे लेके जाना चाहती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहिया क्रॉस कब करेगा? जब P का इफेक्ट W से ज्यादा हो जाएगा, है ना। और ये एक सर्कल है, व्हील है, तो इसके ऊपर इस फोर्स का जो भी इफेक्ट आने वाला है वो कौन सा इफेक्ट होगा? रोटेटिंग इफेक्ट। इसलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इफ वी वांट टू ड्रैग द व्हील, तो क्या होना चाहिए? मूवमेंट ऑफ P must be greater than movement of W, that's it। इतनी सी बात है। किस पॉइंट के अबाउट? बच्चे, जो पॉइंट रुकावट पे कर रहा है उस पॉइंट के अबाउट। मान लो ये रुकावट है, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल मतलब कोई पत्थर पड़ा हुआ है जिसको क्रॉस करना है, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो इसका नाम हम कोई पॉइंट L रख देते हैं। अब P की मूवमेंट अबाउट L, W की मूवमेंट अबाउट L से ज्यादा होनी चाहिए, तब ये व्हील इसको क्रॉस कर जाएगा। तो L एक फिक्स पॉइंट हो गया, यहां से आप लोग लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, परपेंडिकुलर लाइंस, दैट्स इट। मूवमेंट ऑफ P, हाँ जी, मूवमेंट ऑफ P अबाउट L, यहाँ पे कुछ नाम रख देते हैं, सेंटर है C, इसका नाम रख दिया N, और यहाँ पे कोई नाम रख दिया M, ठीक है। P की मूवमेंट अबाउट L देखनी है, ये सीधा फोर्स जा रही है, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी बनेगी? L के अबाउट, क्लॉकवाइज बनेगी, है ना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स ही लेने हैं,
यहाँ पे डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, इस फोर्स का मूवमेंट इस फोर्स के मूवमेंट से ज्यादा होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो P की जो मूवमेंट है, P की मूवमेंट देखो ध्यान से, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिख रहा होगा, इसके सामने बिल्कुल पड़ा है CN, तो चाहे मैं ये वाला डिस्टेंस लिखूं चाहे CN लिखूं, बात तो एक ही है। इज इट क्लियर, है ना? P की मूवमेंट मतलब P और CN ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, किससे, W की मूवमेंट अबाउट L, तो ये क्या हो जाएगी आपकी W की मूवमेंट अबाउट L, मतलब W इंटू LN। इज इट ओके? अब CM तो हमें साफ ही दिख रहा है, मतलब अगर इस ऑब्स्टेकल की हाइट हम यहाँ h मान लेते हैं, हमें पता नहीं ना कितनी हाइट की रुकावट है, अगर हम उसकी हाइट h मान लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए, तो ये टोटल कितना है, रेडियस है ना, रेडियस, तो CM तो सीधा ही है P R माइनस H, क्या हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए W LN से, LN क्या है, ये रहा। अब ये भी निकालना इजी है क्योंकि ये तुम्हारे पास इधर रेडियस पड़ा हुआ है ना, तो आर स्क्वायर माइनस ये क्या है, आर माइनस एच का स्क्वायर का अंडर रूट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गई, ये इधर वाली चीज आर है और इधर वाली चीज आर माइनस एच है, बस तीसरी निकाल लो, इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशंस आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस 12th वन। ठीक है, 12th वन भी बोला हुआ है मुझे कुछ बच्चों को। 12th में क्या है, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P, 2P, 3P, ये आई थिंक एक दो स्टूडेंट्स ने कहा था कि इसमें लास्ट स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट स्टेप समझा दो। आपको बोला हुआ है फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P, 2P, 3P एक्ट अलोंग द साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहली बात तो ये ABC, तो फिर ये 60-60 हो गए सारे के सारे। ठीक है, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P, 2P, 3P, P, 2P, 3P ये एक्ट कर रहे हैं अलोंग BC, CA, AB। फाइंड देयर रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन। बच्चे फाइंड देयर रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन। इसमें जो पहले दो काम है ना वो तो तुम्हारे पिछले चैप्टर्स वाले हैं। ठीक है, जब ऐसे ट्राइंगल पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, पहले तो इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देना x, फिर इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देना y। ये x क्या होता है, r cos थीटा, सभी का कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में r cos थीटा, सभी का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में r sin थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देना, तुम लोगों के पास r आ जाएगा। आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी √3p, ये पिछले चैप्टर्स में आपने किया हुआ है। ऐसा ही सेम जब डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन में भी हम क्या करते हैं, r cos थीटा r sin थीटा निकले ही हुए हैं, स्क्वायरिंग डिवाइडिंग करने की बजाय स्क्वायरिंग एडिंग करने की बजाय डिवाइड कर देते हैं, तो आपका जो tan थीटा है वो यहाँ से आ रहा है 1/√3। ये आपका पिछला काम है। इसके आगे मैं बता देती हूँ, आपको इस बार पूछा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हम पहले से निकाल रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन एक नई चीज आ गई है। व्हाट इज दिस लाइन ऑफ एक्शन? बच्चे लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, मान लो मेरे सिस्टम में 2 या 3 फोर्सेस लग रही हैं, इनका रिजल्टेंट तो मैंने निकाल लिया, बट क्या होता है, सपोज 2 फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, आपका पैरेललोग्राम लॉ कहता होता था जो इनका रिजल्टेंट होगा ना वो क्या होगा, इनसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, इसी पॉइंट से निकलने वाला डायगोनल। तो हमें पता है 2 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट का जो रिजल्टेंट होता है वो भी इसी पॉइंट से निकलता है, बट अगर तुम्हारे सिस्टम की फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रही हो तब हमारा जो रिजल्टेंट है वो किस पॉइंट से निकलेगा, हमें नहीं पता ना, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग द फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। हमारे पास फोर्सेस है, फोर्सेस एक्टिंग इन ए प्लेन, तो ये जो होता है ना लाइन ऑफ एक्शन, वो इसीलिए कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है इनका जो फाइनल रिजल्टेंट है वो अब किस पॉइंट से निकल रहा है, मतलब किस लाइन के अलोंग है। मैग्नीट्यूड भी पता लग गया, डायरेक्शन पता लग गई भी इतने एंगल पे है, मान लो ऐसे है पर इतने एंगल पे इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, किस पॉइंट पे है। जब हमें कुछ नहीं पता ना, हम मान लेते हैं कि वो B से किसी x दूरी पे है, x दूरी पे, मतलब इस पॉइंट पे, हमें पता नहीं है कहाँ है,
हम जस्ट सपोज कर लेते हैं कि मान लो x दूरी पे है, इस लाइन को हम बोल देते हैं इसका लाइन ऑफ एक्शन, और इस लाइन ऑफ एक्शन के लिए हमें जरूरत पड़ती है मोमेंट की। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका लाइन ऑफ एक्शन। फिर से वही चीज, आपके सिस्टम में कितनी फोर्सेस है, 3 फोर्सेस लग रही थी, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कौन है, R। तो अगर हम फिर से मोमेंट्स निकालें किसी पॉइंट के अबाउट, मान लो मैं B के अबाउट ही निकालूं, तभी तो x यूज होगा ना। तो अगर हम मोमेंट्स निकालते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इसकी मूवमेंट प्लस इसकी मूवमेंट प्लस इसकी मूवमेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट की मूवमेंट। रिजल्टेंट हमारे पास पड़ा है, तो इसकी मूवमेंट 0 क्योंकि B में से पास कर रहा है। 2p की मूवमेंट हमें निकालनी पड़ेगी, 2p इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। 3p की मूवमेंट फिर 0 क्योंकि वो भी B में से पास कर रहा है। तो तीनों फोर्सेस की मूवमेंट्स का सम इज इक्वल टू रिजल्टेंट की मूवमेंट, रिजल्टेंट की मूवमेंट हाँ जी r इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब x को कई बच्चे गलती से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देते हैं, ये तो x है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये एंगल आया ना तुम्हारे पास थीटा, तुमने tan थीटा निकाल रखा है ऑलरेडी, ये थीटा है ना, इसके सामने वाला ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो B पॉइंट से अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकालो, प्रोड्यूस करके ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। तो ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस तरफ आएगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे। तो ये कैसे निकलेगा, ये हमारे पास थीटा पड़ा हुआ है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या है 90 डिग्री, तो P डिवाइडेड बाई x, क्योंकि इसको तुमने x माना है, P डिवाइडेड बाई x जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, थीटा के सामने P है ना, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी x साइन थीटा। इज इट क्लियर। tan थीटा हमारे पास है ऑलरेडी, tan थीटा 1/√3 आया था, तो उसके हिसाब से हमारा जो थीटा है वो कितना बन जाएगा 30 डिग्री ना। डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन नोट कर लेना, जो r cos थीटा r sin थीटा तुमने ऊपर निकाले हैं ना डायरेक्शन, उससे पता लगती होती है कि पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। यहाँ पे आपके दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब असल में तुम्हारा थीटा जो है ना वो 180 प्लस 30 मतलब 210 डिग्री हो जाएगा। ये चीज आपने पहले चैप्टर में की हुई है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो हमारा साइन थीटा है वो कैलकुलेट करके -½ हो जाना है, ठीक है। ये फिर कैलकुलेशन कर लेना, ये मैंने बता दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा। इज इट ओके। इसी तरह से आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, 2p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो x जो है वो कुछ इस तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट जो है 13th, ये मैंने आप लोगों को अभी पीछे कराई थी जिसमें x3a निकला था, बिल्कुल सेम वैसी है। पॉइंट निकाल लेना, उसके बाद दो साइड्स की रेशो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बच्चे इसके अलावा मतलब देखना, आपको जो जो चीज़ें नहीं पता चल रही हैं ना वो फिर या तो फिर से आगे पिक करना सेंड मुझे, और फिर नेक्स्ट जो है वो मैं B की डालूंगी। अब आप लोग A कंप्लीट कर लेना फर्स्ट एक्सरसाइज।